वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग परक्विजिट्स में आगे बढ़ेंगे और परक्विजिट्स में हम लोगों ने क्लास में देखा था टैक्सेबल परक्विजिट्स क्या क्या होते हैं और नॉन टैक्स फ्री परक्विजिट्स क्या क्या होते हैं, या फिर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के केस में क्या क्या होता है। उसमें हम लोगों ने बोला था कि कुछ ऐसे परक्विजिट्स हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं जिसमें प्रोविजंस है। तो उसमें सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका आता है परक्विजिट्स में रेंट फ्री एकोमोडेशन का परक्विजिट्स। इसमें प्रोविजंस हैं और ये ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको इससे क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस टॉपिक से, ठीक है। तो आइए देखते हैं रेंट फ्री एकोमोडेशन होता क्या है, ठीक है। परक्विजिट्स के अंदर में सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका प्रोविजन वाला परक्विजिट्स जो है वो रेंट फ्री एकोमोडेशन ही है। बहुत अच्छे से इसे देखेंगे, बहुत अच्छे से इसे समझेंगे और एकदम दिमाग में हम लोग को बैठा लेना इसे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं रेंट फ्री एकोमोडेशन होता क्या है। हम लोगों ने HRA पढ़ा था, हाउस रेंट अलाउंस। हाँ सर, हाउस रेंट अलाउंस में हम लोगों ने देखा था कि मेरा एम्प्लॉयर जो है वो मुझे रेंट का पैसा देता है कि ये लो रेंट पकड़ो और किराए के घर में रह लेना। तो अगर मेरा एम्प्लॉयर मुझे किराया देता है कि ये लोग किराया और किराए घर में रह लेना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, HRA, हाउस रेंट अलाउंस। दूसरा केस ये बनता है रेंट फ्री एकोमोडेशन का या कंसेशनल रेट पे एकोमोडेशन का, कि मेरा एम्प्लॉयर मुझे घर दे रहा है रहने के लिए, मुझे किराया नहीं दे रहा बल्कि मुझे पूरा घर ही दे रहा है रहने के लिए कि ये लोग घर और इसमें रहो, और बदले में मुझसे या तो रेंट ही नहीं ले रहा है या रेंट अगर ले भी रहा है तो कंसेशनल रेट ले रहा है। सर कंसेशनल रेट का मतलब क्या होता है? कंसेशनल रेट का मतलब होता है कि बाकी जगह या बाकी अगर मैं अपना घर किसी को किराए पे देता हूं तो मैं उनसे 20,000 रुपये लेता हूं, लेकिन मैं अपने एम्प्लॉय को दे रहा हूं तो मैं उससे सिर्फ 5,000 या 8,000 रुपये ले रहा हूं। तो 12,000 नॉर्मल है, 8,000 मैं उससे ले रहा हूं, इसका मतलब कि मैं उसको 12,000 का कंसेशन दे रहा हूं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंसेशनल रेट। और वही अगर मैंने उसको फ्री में दे दिया कि ये लोग घर और रहो इसमें फ्री में, मुझे रेंट मत देना, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेंट फ्री अकोमोडेशन। क्लियर हो गया? यस सर। सो रेंट फ्री अकोमोडेशन इज व्हाट? रेंट फ्री अकोमोडेशन मींस दैट एम्प्लॉयर गिव्स हाउस टू हिज एम्प्लॉय to live, and in return either he take rent at concessional rate or even he takes nothing as a rent। या तो ये हो सकता है कि कुछ भी ना ले रेंट के तौर पे, या उससे ले कंसेशनल रेट पे रेंट, ठीक है सर। बहुत अच्छे से इसके प्रोविजंस देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है। मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार ये सारे प्रोविजंस नोट कर लो कॉपी में, ठीक है। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आराम से इसको आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है ये रेंट फ्री एकोमोडेशन के अंदर में। सो आप लोग इसे प्रॉपर तरीके से नोट डाउन कर लो, ठीक है। आप लोग वीडियो पॉज करके भी इसको नोट डाउन कर सकते हो। सो आप लोग वीडियो पॉज कर देना और आराम से इसके प्रोविजंस कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। ओके, सो आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप आराम से नोट डाउन कर लेना। हम प्रोविजंस पे बढ़ते हैं। रेंट फ्री एकोमोडेशन के अंदर में 2 तरह के एम्प्लॉय आपको मिल सकते हैं, या तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या तो वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। भाई 2 ही हो सकते हैं, या तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या तो वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। जब कभी भी मैं गवर्नमेंट बोलता हूं तो इनको मैं बोलता हूं कि ये दामाद होते हैं, ठीक। दे आर दामाद, मतलब इनको एकदम ऐसी खातिरदारी होती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की खातिरदारी कहती होती है सर, बिल्कुल दामाद जैसे, यानी कि उनसे कुछ नहीं लिया जाएगा। आ रही बात समझ में? तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को गवर्नमेंट क्वार्टर्स मिलते हैं और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को भी घर मिल सकते हैं, ठीक है सर। अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय के करूं तो उस पे जैसा भी लाइसेंस फीस डिसाइड होगा, ओके। लाइसेंस फीस का मतलब जैसा गवर्नमेंट क्वार्टर का डिसाइड होगा। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया मैं 1,000 पर मंथ लूंगा,
या इनसे 1000 पर मंथ लिया जाएगा तो 12,000 हो जाएगा रेंट फ्री एकोमोडेशन का कॉस्ट। कोई दिक्कत नहीं, यानी कि जैसे गवर्नमेंट डिसाइड करती है उसके हिसाब से उनका डिसाइड हो जाता है, उसमें कुछ ज्यादा हमको सोचने की जरूरत नहीं है। मामला फंसता है जब वो नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय होते हैं। नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय के केस में दो केस हो सकता है, या तो वो मकान, जिस मकान में मैं अपने इंप्लॉय को घर रहने के लिए दे रहा हूं, या तो वो घर यानी कि ये जो घर है ये किसका हो, या तो ये घर इंप्लॉयर का हो या इंप्लॉयर ने उसको खुद किराए पे लिया हो या लीज पे लिया हो। सर मतलब मैंने कहा, या आप सपोज आप मेरे इंप्लॉय हो, ठीक, मैंने आपको रहने के लिए घर दे दिया। अब वो जो घर जिसमें मैंने आपको दिया है वहां दो बातें हो सकती हैं, या तो वो घर मेरा खुद का हो या मैंने खरीदा हो उसको, उसमें मैंने आपको दे दिया रेंट पे, या ये भी हो सकता है कि मेरा घर ना रहा हो, मैंने उसको खुद किराए पे लिया है या मैंने उसको खुद लीज पे लिया है। ओके सर, समझ में आ गया। मतलब कि ओनर का भी घर हो सकता है या ये भी हो सकता है कि ओनर ने उसे खुद किराए पे लिया हो और आपको किराए पे दे दिया हो, यानी कि सस्ते दाम पे दे दिया हो रहने के लिए। क्लियर हो गया? यस सर। अब अगर वो मकान इंप्लॉयर का होगा तो उस केस में पॉपुलेशन देखते हैं। अगर वो मकान इंप्लॉयर का होगा तो हम क्या देखते हैं? पॉपुलेशन देखते हैं। सर पॉपुलेशन हमको गिनना पड़ेगा? नहीं, आप स्टूडेंट हो, आप भोले भाले मासूम बच्चे हो, आप बैठ के पॉपुलेशन नहीं गिनोगे, आपको पॉपुलेशन क्वेश्चन में दे देगा। ठीक है सर, यानी कि पॉपुलेशन क्वेश्चन में दे देगा अगर 10 लाख तक है, अप टू 10 लाख का मतलब होता है 10 लाख तक, यानी कि 10 लाख भी है या उससे कम है तो 7.5% लेंगे सैलरी का। कुछ नया नहीं है सर, सैलरी तो एचआरए में भी आया था, यानी कि 7.5% ले लेंगे हम सैलरी का। अगर जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है और 25 लाख तक है, 10 लाख से ज्यादा है यानी कि 10 लाख एक लोग, 10 लाख एक लोग अगर है तो उससे, और 25 लाख तक है तो किस में आएंगे? 10% के स्लैब में। और अगर 25 लाख से ऊपर है तो 15% ले लेंगे सैलरी का। आ रही है बात समझ में? फिर सुनो, यहां हम जब रेंट फ्री एकोमोडेशन का परक्विजिट्स निकाल रहे होंगे तो उस केस में अगर जनसंख्या 10 लाख तक होगी तो 7.5% ले लेंगे। अगर जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है और 25 लाख तक है 10% ले लेंगे, और अगर जनसंख्या 25 लाख से ऊपर है तो 15% ले लेंगे। ठीक है सर, ये तो तब होगा जब वो घर किसका होगा? मालिक का होगा। लेकिन अगर मैंने वो घर किराए पे लिया है या मैंने उसको लीज पे लिया है, मैंने का मतलब इंप्लॉयर ने, तो उस केस में या तो रेंट पेड लेंगे या फिर 15% ऑफ सैलरी। इसका मतलब कि सर आप कह रहे हैं पॉपुलेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा यस, इसका पॉपुलेशन से कोई लेना देना नहीं है। अगर उसने उस मकान को किराए पे लिया होगा तो उस केस में जो वो रेंट पे कर रहा है, वो का मतलब इंप्लॉयर, जो इंप्लॉयर रेंट पे कर रहा है या जो लीज पे लिया है, जो लीज रेंटल पे कर रहा है वो, या फिर 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस, जो दोनों में से क्या होगा? कम होगा, उसी को हम क्या कर लेंगे? ले लेंगे। यहां तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है? यस सर, ओके, क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब ये निकल के आएगा तो इसको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड एकोमोडेशन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड एकोमोडेशन। सर आपने पूरी कहानी तो बता दिया, लेकिन ये तो बताया नहीं कि सैलरी में क्या क्या होगा, सैलरी में क्या क्या आएगा। सर एचआरए वाला ही ले ले, मैंने कहा नहीं,
HRA में सर मीनिंग ऑफ सैलरी क्या था? HRA में मीनिंग ऑफ सैलरी था बेसिक सैलरी प्लस DA रिटायरमेंट बेनिफिट वाला प्लस कमीशन फिक्स्ड परसेंटेज ऑन टर्नओवर। ओके सर, क्या यहां भी वही होगा? मैंने कहा नहीं, यहां पे मीनिंग ऑफ सैलरी क्या है? पूरी प्रॉपर यहां से लेकर के यहां तक है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी मीनिंग ऑफ सैलरी सिर्फ और सिर्फ इसी एक परक्विजिट्स की है। और वो क्या क्या है सर? बेसिक सैलरी ले लिया जाएगा, DA ले लेंगे रिटायरमेंट बेनिफिट वाला, फीस ले लेंगे, बोनस ले लेंगे और कमीशन भी ले लेंगे। कमीशन के लिए कोई फिक्स नहीं है कि वो टर्नओवर ऑन कमीशन हो या ना हो, यानी कि बेसिक सैलरी ले लेंगे, DA ले लेंगे, फीस ले लेंगे, बोनस ले लेंगे, कमीशन ले सकते। ओके सर, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, ओ माय गॉड, ये क्या आ गया? ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस ले लिया जाएगा, यानी कि सारे के सारे अलाउंसेस जितने भी हम लोगों ने पढ़े थे उसमें जो टैक्सेबल पोर्शन होगा, जो टैक्सेबल पोर्शन होगा वही लिया जाएगा। सर मतलब मैंने कहा चलो एक एग्जांपल लेते हैं कन्वेंस अलाउंस का। कन्वेंस अलाउंस सपोज हमको मिला है 20,000 खर्चा करने को और मैंने खर्चा किया 17,000, तो 20,000 में से 17,000 मैंने खर्चा किया, 3,000 बचा लिया, वही 3,000 होगा मेरा टैक्सेबल अलाउंसेस। आ रही बात समझ में? जितना मिला उससे मतलब नहीं है, जितना मेरा टैक्सेबल पोर्शन होगा वही मेरा लिया जाएगा। आ रही बात समझ में? यानी कि ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस ले लिया जाएगा प्लस एनी अदर मॉनेटरी पेमेंट, या किसी भी तरीके का अगर मुझे मॉनेटरी पेमेंट हुआ है, चाहे वो एरियर ऑफ सैलरी हो, चाहे वो एडवांस सैलरी हो, या किसी भी तरह का अगर मुझे प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, कुछ भी अगर मुझे मिला हो मॉनेटरी पेमेंट, वो सारा ले लिया जाएगा। किसको छोड़ करके? बट एक्सक्लूडिंग परक्विजिट्स, यानी कि कोई भी परक्विजिट्स इसमें लिया नहीं जाएगा। ओके, और क्या छोड़ के? कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, और अगर मैंने प्रोविडेंट फंड में किसी तरह का कंट्रीब्यूशन किया होगा तो उसको भी नहीं लिया जाएगा। सर एकदम कहानी समझ में आ गई? क्या क्या है? मीनिंग ऑफ सैलरी में है बेसिक सैलरी ले लेंगे, DA ले लेंगे अगर वो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सैलरी होगा या फिर रिटायरमेंट बेनिफिट होगा। ओके सर, हम लोग बोनस ले लेंगे, फीस ले लेंगे, कमीशन ले लेंगे, कमीशन फिक्स्ड हो चाहे ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। ओके, सारे के सारे टैक्सेबल अलाउंस ले लेंगे। ओके, सारे के सारे मॉनेटरी पेमेंट्स ले लेंगे। ओके, किसको छोड़ करके? किसको छोड़ करके? परक्विजिट्स को छोड़ करके। किसको छोड़ करके? कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड को छोड़ करके। खत्म। आ रही बात समझ में? यस सर। जैसे ही आप मीनिंग ऑफ सैलरी निकालोगे, यहां पे सैलरी में का 7.5% निकाल दोगे, यहां पे 10% निकाल दोगे और यहां पे 15% निकाल दोगे, सैलरी का काम खत्म। ओके, आगे बढ़े। एक बार क्विक रिवीजन मैं फिर करना चाहता हूं क्योंकि इसमें तो कोई दम ही नहीं है, दम सिर्फ यही तक था। तो एक बार हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं। ध्यान से मेरी बात सारे बच्चे इस चार्ट पे देखेंगे। रेंट फ्री एकोमोडेशन के केस में पहले देखेंगे गवर्नमेंट है कि नॉन गवर्नमेंट है। ओके, अगर गवर्नमेंट हुआ तो लाइसेंस फीस, नॉन गवर्नमेंट हुआ तो उसमें दो बातें होंगी, या तो घर ओन होगा एम्प्लॉयर के द्वारा या कंपनी ने उसको हायर किया है या फिर लीज पे लिया या फिर रेंट पे लिया है। ओके, अगर वो कंपनी के खुद का होगा, ओन होगा कंपनी के द्वारा या एम्प्लॉयर के द्वारा, तो उस केस में पॉपुलेशन देखते हैं। अगर पॉपुलेशन है 10 लाख तक तो 7.5% ऑफ सैलरी, 10 से 25 लाख तो 10% सैलरी, 25 लाख से ऊपर है तो 15% ऑफ सैलरी। ओके सर, और अगर वो लीज और रेंट पे लिया है तो लीज और रेंट के केस में हम लोग क्या ले लेंगे? रेंटल चार्ज, हायर चार्ज, लीज चार्ज और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। जो दोनों में से क्या होगा? कम होगा। और इस तरीके से हमारा हो जाएगा वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड एकोमोडेशन। जैसे ही मेरा वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड एकोमोडेशन निकला, अब आगे की बात करते हैं।
देखो दो तरह का घर होता है, एक होता है बिल्कुल सूना साना घर, सुनसान एकदम, जिसमें कुछ भी नहीं है, एकदम खाली वीरान सा घर, और एक होता है रेडी टू मूव घर। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एक में कुछ नहीं होगा, नो फर्नीचर्स, नो फ्रिज, नो एसी, कुछ नहीं, और एक में क्या होगा, फर्नीचर भी होगा, बेड भी होगा, वार्डरोब भी होगा, अलमीरा भी होगा, किचन भी होगा, किचन में सारा सेटअप होगा, एसी होगा, फ्रिज होगा, मतलब कि सब कुछ है, बस रेडी टू मूव। यानी कि सिर्फ एक मुझे कपड़ा का गट्ठी बांधना है और गट्ठी बांध करके आ जाना है। उसको हम लोग कहते हैं फर्निश्ड होम। ठीक है, उसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको जो दो जोड़ी कपड़ा है, दो जोड़ी कपड़ा लेकर के आओ और घर में रहना शुरू कर दो, क्योंकि आपके पास पहले से सारा चीज रहेगा। 4-5 तो अपनी फोटो लेते हैं और काम खत्म। उसको हम लोग कहते हैं फर्निश्ड होम, जो पहले से सब कुछ रेडी हो, और अनफर्निश्ड का मतलब उसमें कुछ भी नहीं है। तो अगर वो अनफर्निश्ड है तो अनफर्निश्ड की कैलकुलेशन इस तरीके से हो जाएगी यहां तक, लेकिन अगर वो फर्निश्ड हुआ तो उस केस में जो भी फर्नीचर होगी उसकी कॉस्ट, जितनी भी फर्नीचर लगी होगी उसकी कॉस्ट, और उस कॉस्ट का कितना 10% हम ऐड कर देंगे। अगर मान लेते हैं कि सर हमने 1 लाख का फर्नीचर लगाया है, तो क्या करेंगे, तो 1 लाख का फर्नीचर का 10% निकाल के 10,000 हम सब में ऐड कर देंगे। ओके, जैसे ही हम कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ऐड करेंगे 10%, वो बन जाएगा फर्निश्ड एकोमोडेशन, यानी कि वैल्यू ऑफ फर्निश्ड एकोमोडेशन। ठीक है, ये मैंने उसको बेनिफिट दिया। अब ये जो बेनिफिट निकला होगा उसमें से अगर मैंने कुछ भी अपने एम्प्लॉय से ले लिया रेंट के तौर पे, तो माइनस कर देंगे, क्योंकि परक्विजिट्स इज ऑल अबाउट बेनिफिट, परक्विजिट्स इज ऑल अबाउट एक्स्ट्रा बेनिफिट। तो अगर मैं उसको बेनिफिट दे रहा हूं 20,000 का, और उस 20,000 में से मैंने उससे 10,000 5,000 रुपया ले लिया, तो 20,000 में से अगर मैं 5,000 उससे ले रहा हूं, इसका मतलब कि आई एम गिविंग हिम द बेनिफिट ऑफ जस्ट 15,000, यानी कि मैं उसको बेनिफिट दे रहा हूं सिर्फ और सिर्फ 15,000 का। और अगर 15,000 का बेनिफिट दे रहा हूं तो वही हमारा हो जाएगा टैक्सेबल परक्विजिट्स। आगे बात समझ में? पक्का? कोई दिक्कत? यानी कि वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड पहले निकालेंगे, वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड के बाद से अगर क्वेश्चन में फर्नीचर दिया होगा तो फर्नीचर का 10% ऐड कर देंगे, आ जाएगा वैल्यू ऑफ फर्निश्ड हाउस। और वैल्यू ऑफ फर्निश्ड हाउस में अगर मैंने एम्प्लॉय से कुछ भी रिकवर कर लिया, कुछ भी पैसे रिकवर कर लिए, तो हमारा हो जाएगा वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परक्विजिट्स, यानी कि वो हमारा हो जाएगा टैक्सेबल परक्विजिट्स। आगे बात समझ में? ठीक है, इसको आराम से देख लो, मीनिंग ऑफ सैलरी प्रॉपर लिख लेना। और अब हम लोग इस पे करेंगे क्वेश्चंस, और जैसे ही क्वेश्चन करेंगे हमारा सारा का सारा टेंशन खत्म। ठीक है, तो इसको प्रॉपर तरीके से नोट डाउन कर लो, और फिर एक हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन उठाते हैं। चलिए क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग रेंट फ्री एकोमोडेशन पे ही। आई होप आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा प्रॉपर तरीके से। प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग आराम से इसको नोट डाउन कर लो और एक बार फिर से पढ़ने की कोशिश करो कि क्या क्या प्रोविजंस हैं, कैसे कैसे हैं, क्योंकि ये प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार क्विक रिवीजन भी कर लो। और एक क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे अभी, तो इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर लीजिए आप लोग प्रॉपर तरीके से। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ओके, सो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है, मिस्टर दिनेश इज एन एम्प्लॉय इन अ कंपनी। He is posted at company's Mumbai branch and gets 15,000 per month as salary. उनको 15,000 रुपये पर मंथ मिलता है सैलरी का। 15,000 पर मंथ इनको मिलता है बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी। ठीक है, फिर कह रहा है
इसके अलावा डीए इनको मिलता है 1500 पर मंथ, तो डियरनेस अलावेंस है 1500 पर मंथ। ओके, फिर कह रहा है उसके अलावा 400 पर मंथ एजुकेशन अलाउंस फॉर 2 चिल्ड्रन, पर मंथ एजुकेशन फॉर 2 चिल्ड्रन। ठीक है, 400 पर मंथ का एजुकेशन अलाउंस मिलता है। ठीक है, एजुकेशन अलाउंस 400 पर मंथ फॉर 2 चाइल्ड, यानी कि दोनों बच्चों का मिलाकर के 400 मिलता है। ठीक है, ईच ने लिखा है ना, इसलिए 2 बच्चों का मिलाकर के। ठीक है, ही ऑल्सो गेट्स अ सिटी कंपनसेटरी अलावेंस, सीसीए इनको मिलता है कंपनसेटरी अलावेंस 2000 पर एनम है, ₹2000 पर एनम है ये। ठीक है, यानी कि सालाना। फिर है आपके पास द एम्प्लॉयर पेड हिज गैस इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स ऑफ 1200, उसने अपना बिल भेजा है 1200 का, यानी कि गैस का बिल उसने खुद पे किया है 1200 का एम्प्लॉयर ने। अच्छा, ही हैज बीन प्रोवाइडेड विद रेंट फ्री फ्लैट, रेंट फ्री एकोमोडेशन इसको मिला है। ओके, आरएफए यानी कि रेंट फ्री एकोमोडेशन मिला है, जिसके लिए कंपनी पे करती है 3500 पर मंथ, जिसके लिए कंपनी पे करती है 3500 पर मंथ, कंपनी पे करती है 3500 पर मंथ एज रेंट। ओके, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फ्लैट टू ascertain the taxable value of Mr. Dinesh. What would be the valuation when the rent 1500 per month is paid by the company? अच्छा, ये एक केस है, केस 1। केस 2 भी कुछ बोला, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे, अभी केस 2 को छोड़ देते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल में हमारे पास इतनी प्रॉपर इंफॉर्मेशन है कि क्वेश्चन में हमको बेसिक सैलरी दिया हुआ है, डीए है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंसेस दिया हुआ है, और उसके अलावा कई सारी और भी इंफॉर्मेशन दी हुई है। ओके, ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको करना स्टार्ट करते हैं। अभी हमारा पूरा फोकस होगा आरएफए पे। पहले आरएफए निकाल दें, क्योंकि अभी हम लोग सीखे हैं आरएफए का। अगर प्रोविजंस आप लोग कॉपी में लिखे होंगे तो एक बार मैं क्विक रिवीजन करता हूं। आरएफए के केस में पहले देखते हैं कि वो गवर्नमेंट है कि नॉन गवर्नमेंट। तो ये जनाब है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये जनाब कौन है? नॉन गवर्नमेंट। ओके, नॉन गवर्नमेंट अगर है तो वहां पे 2 बातें हो सकती हैं, या तो वो घर जो है वो कंपनी का है, या तो कंपनी ने उसको रेंट पे लिया है। अब चूंकि कंपनी 3500 पर मंथ रेंट पे कर रही है, रेंट आदमी तब पे करता है जब वो उसको किराए पे लिया होता है। इसका मतलब कि ये कंपनी का घर नहीं है, बल्कि कंपनी ने खुद किसी से रेंट पे लिया है। ठीक, यानी कि ये सेकंड केस है। अगर सेकंड केस होगा तो उसमें हम लोग पॉपुलेशन नहीं देखते हैं। उसका प्रोविजन ये था, कॉपी में आप लोग देख सकते हो, अगर प्रोविजन आपको याद होगा, उसका प्रोविजन ये था, रेंट पेड, लीज पेड और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस, यानी कि रेंट पेड या फिर लीज पे या फिर 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। इसका मतलब कि ये जो रेंट पे हुआ है वो, या फिर 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। लेकिन मुझे सैलरी नहीं पता है, सैलरी है कितनी, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मीनिंग ऑफ सैलरी। सर मीनिंग ऑफ सैलरी में मैं बताऊंगा क्या क्या आता है। सर मीनिंग ऑफ सैलरी में एकदम आप लोग समझ लो, बेसिक सैलरी आती है, डीए आता है अगर वो रिटायरमेंट बेनिफिट का है, प्लस फीस कमीशन, ये सब आता है। ठीक, मैं पूरा ही लिख देता हूं, काम ही देगा। तो मीनिंग ऑफ सैलरी में आता है बेसिक सैलरी प्लस डीए रिटायरमेंट बेनिफिट वाला, प्लस फीस, प्लस बोनस, प्लस कमीशन, ओके, प्लस ऑल टैक्सेबल अलावेंसेस, ऑल टैक्सेबल अलावेंसेस, प्लस एनी अदर इमोल्यूमेंट्स, एनी अदर मॉनेटरी पेमेंट्स, एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग क्या क्या था? तो एक्सक्लूडिंग में था आपका परक्विजिट्स प्लस कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, या फिर
कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। इतनी चीजें थी। तो सबसे पहले बेसिक सैलरी ले लेंगे। तो बेसिक सैलरी हमारे पास है 15,000 पर मंथ, यानी कि 15,000 इंटू 12 ये हो गया। प्लस डीए तब लेते हैं जब वो रिटायरमेंट बेनिफिट का हिस्सा होता है, लेकिन यहां पे वो रिटायरमेंट बेनिफिट का हिस्सा नहीं है, रिटायरमेंट बेनिफिट का हिस्सा नहीं है, तो यहां पे हम उसको नहीं लेंगे। फीस कमीशन बोनस है नहीं, लेकिन टैक्सेबल अलाउंसेस में सबसे पहले है हमारे पास ये। तो एजुकेशन अलाउंस के लिए हमें पता है 200 पर मंथ माफ होता है, ठीक है, 200 पर मंथ के हिसाब से क्या होता है, माफ होता है। तो 400 है पर मंथ, उसमें से मुझे पता है 100 रुपए के हिसाब से 2 बच्चों क्या होता है, माफ होता है इंटू 12। तो 100 इंटू 2 कितना हो गया, 200। 400 मिला था, 200 माइनस हो गया, बचा 200। 200 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 2400। इसका मतलब कि टैक्सेबल अलाउंस कितना हो जाएगा, 2400। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। 400 मिला है, हमें पता है कि 100 रुपए के हिसाब से पर मंथ 2 बच्चों का माफ होता है। तो 100 इंटू 2 कितना हो गया, 200। 200 पर मंथ माफ होता है, तो 400 में से 200 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 200। 200 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 2400। और ये हो जाएगा आपका टैक्सेबल अलाउंसेस। और क्या है, सीसीए मुझे पता है फुल्ली टैक्सेबल होता है, तो यहां पे 2000 मिला है, तो ये भी 2000 फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। गैस बिल इज अ परक्विजिट। गैस बिल इज अ परक्विजिट। अगर ये परक्विजिट है तो ये हम लोग नहीं लेंगे, यानी कि इतना आइटम हमारा हो जाएगा। इसको हम लोग जब ऐड ऑन करेंगे तो ये हो जाएगा 180 प्लस 2400 प्लस 2000। इसका मतलब कि 1,84,400। ओके, 1,84,400। अब हमें पता है प्रोविजन क्या कहता है आरएफए का। आरएफए का प्रोविजन ये कहता है कि अगर घर इंप्लॉयर के द्वारा रेंट पे लिया गया होगा तो उस केस में देखते हैं 15% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी और रेंटल चार्जेस विच एवर इज लेस। तो सर 15% ऑफ सैलरी, तो जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1,84,400 का 15%। सत्ताईस हजार 660। तो 27,660 और 3500 पर मंथ का मतलब 3500 इंटू 12। इसको भी कर ही देते हैं, 3500 इंटू 12, 35 दूना 70 और 35 0 7 से 4 42,000 विच एवर इज लेस। जो दोनों में से क्या होगा, कम होगा। तो सर कम तो यही है, तो 27,660 विल बी योर RFA। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सर, एकदम क्लियर है, ठीक। यानी कि हमारा RFA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27,660 और यही 27,660 हम सब में ऐड ऑन करके निकाल लेंगे, ठीक। यानी कि अगर मुझे बोले टैक्सेबल सैलरी निकालने को, आई होप RFA आपको क्लियर हो गया, पक्का। सर RFA हम लोग क्लियर हो गया, लेकिन एक काम करिए, पहले सेकंड केस भी बता दीजिए ताकि हम लोग को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। मैंने कहा ओके। सेकंड केस में मुझसे बोला है कि क्या आपका आंसर चेंज होगा अगर ये रेंट जो है वो 1500 पर मंथ हो जाए तो। आइए देखते हैं। अगर 1500 पर मंथ है तो यहां तक की तो वर्किंग सेम होगी, यानी कि 27,660 तक तो सेम होगी। और अब यहां पे हो जाएगा 3500 पर मंथ की जगह 1500 पर मंथ।
अगर 1500 पर मंथ होगा तो ये हो जाएगा 27,660 या फिर 18,000, विच एवर इज लेस। तो सर इन दोनों में लेस तो 18,000 है, इसका मतलब 18,000 विल बी आवर रेंट फ्री एकोमोडेशन। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब हम लोग इसकी कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी भी कर देते हैं। तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1,80,000, 15,000 इंटू 12, ये हो जाएगा आपका 1500 इंटू 12, 18,000, ये आपका 2400 निकाल ही दिया, ये आपका 2000 है ही, ये आपका 1200 हो जाएगा। और ये आपका पहले वाले केस में, अगर फर्स्ट केस की बात करूं तो ये हो जाएगा 27,660, इसको जोड़ने पे आ जाएगा हमारा टैक्सेबल सैलरी। ठीक है, और ये जोड़ने पे आ जाएगा आपका, यहां तक तो हम लोगों ने जोड़ा था, इसको जोड़ने पे आया था 1,84,400, 1,84,400 और इसके बाद से 1,92,400, 2,02,400, 2,02,600, 2,03,600 और 2,30,000, 2,31,000, 2,31,000 और सॉरी 2,30,960 इसी के पास आएगा। आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, कैलकुलेशन हो सकता है कुछ गड़बड़ हो। ठीक है, सो कैलकुलेशन आप अपने खुद से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मेन हमारा था प्रोविजंस के हिसाब से निकाला, और मेरे ख्याल से प्रोविजंस आप लोगों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया। इस केस में हमारे पास क्या था कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय था और उसने उस घर को लिया था किराए पे, और जब किराए पे घर लेगा तो हम लोग इस तरीके से उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन हम लोग अभी और प्रैक्टिस करेंगे इस पे, और हमारा ये आरएफए वाला पोर्शन बिल्कुल क्रिस्टल क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आई डोंट थिंक कि आरएफए में आपको कोई दिक्कत रही होगी। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन उठाएंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।